गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने रणजीत सिंह के राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ा। आज हम उनके प्रशासन के बारे में ज्ञान अर्जन करेंगे। रणजीत सिंह न सिर्फ एक अच्छे सेनानायक, एक विजेता के रूप में जाने गए हैं, बल्कि एक अच्छे प्रशासक के रूप में भी रणजीत सिंह के शासनकाल को याद किया जाता है। उनका शासनकाल एक संघ के रूप में शुरुआत किया गया था। इस संघ को खालसा संघ के नाम से पुकारा जाता था। वास्तव में खालसा संघ विभिन्न मिसलों का एक प्रजातांत्रिक संगठन था। डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ सेवरल मिसल्स। सिख मिसलों का ये प्रजातांत्रिक संघ एक बार या दो बार या आवश्यकता पड़ी तो 3 बार इकट्ठा होते थे और अधिकांशतः या अमृतसर में इसे सम्मेलन को बुलाया जाता था। वहां पर इनकी नीतियां तय होती थी कि प्रशासन की क्या नीतियां होंगी, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। इसका कारण था कि इन संघ के जो मिसल के सरदार थे, जो संघ में शामिल थे, उनका आपसी मतभेद, वैचारिक मतभेद बढ़ता चला गया और धीरे धीरे संघ टूटने की कगार पर आ चला। ऐसे वक्त में रणजीत सिंह ने इन मिसलों को विजित करके एक निरंकुश शासक के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया। लेकिन उसकी निरंकुशता डिस्पोटिक जो थी वह बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म थी, यानी कि उदारवादी थी और जन कल्याण की भावना से प्रभावित थी। वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी कि अपनी जनता की भलाई का, जनता के उपकार के बारे में वह सोचा करते थे। तो जब तमाम मिसलों को पराजित किया तो वह संघ तो खत्म हो गया, लेकिन एक संगठित रूप से रणजीत सिंह का प्रशासन प्रारंभ हो गया। जैसा कि अभी हम बताया कि जनता का भलाई, जनता का कल्याण उसका प्रमुख उद्देश्य था और इसी पर वह ताउम्र कायम रहा। रणजीत सिंह का प्रशासन सरकारे खालसा या सरकारे खालसा के नाम से जाना जाता था और वह अपनी सरकार को खालसा जी कह के ही संबोधित किया करता था। उसके काल में उसके प्रांत को, क्षमा कीजिए, उसके राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया था जो प्रशासनिक इकाई के रूप में जानी जाती थी। ये 4 प्रांत थे कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर। ये कश्मीर का क्षेत्र है, ये पेशावर, यहां पर पेशावर है जो आज पाकिस्तान में है, तो ये कश्मीर प्रांत हो गया। दूसरा पेशावर, ये तमाम क्षेत्र। तीसरा मुल्तान जो यह भी आज पाकिस्तान में है, और चौथा था पंजाब। पंजाब का मतलब अनडिवाइडेड पंजाब, हमारा आधा पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और छोटा सा हिस्सा हमारे पास बच गया है। पहले हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा था,
तो इन क्षेत्रों में, लेकिन चूंकि सतलज के पार कालांतर में अंग्रेजों ने रंजीत सिंह के आधिपत्य से यानी उसके प्रभाव से हटा लिया था या छीन लिया था, अतः सतलज के बाएं तरफ के हिस्से, पश्चिमी हिस्सा पर रंजीत सिंह का शासन था। तो हमने देखा कि उसका राज्य 4 प्रांतों में बटा था। एक बार फिर से बताऊं, कश्मीर, पेशावर, तीसरा मुल्तान और चौथा पंजाब। ये प्रांत छोटे छोटे इकाइयों में बटे थे और उन इकाइयों को हम जिले के रूप में जानते हैं। प्रांतों के प्रांतपति को नाज़ीम कहा जाता था। ये नाज़ीम के नाम से जाने जाते थे। ये प्रांतपति यानी कि नाज़ीम सामान्यतः राज दरबार के जो राज परिवार होता था उन्हीं के सदस्य होते थे, या राज दरबार के जो पहुंचे हुए मंत्री होते थे और राज परिवार के विश्वास पात्र होते थे, उन्हीं को बनाया जाता था नाज़ीम। तो एक प्रकार से या कुछ चुने हुए लोगों को ही दिया जाता था, चुने हुए वर्ग को ही आवंटित किया जाता था। प्रांत जिलों में बटे थे जिन्हें हम परगना कहते हैं। परगना का प्रमुख अधिकारी सरदार कहलाता था और सरदार का कार्य लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून एवं व्यवस्था का अपने अपने जिलों में मेंटेन करना था, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था, राज्य में शांति बनाए रखनी थी। इसका काम, नाज़ीम का काम, प्रांतों को जिस तरह से देखना होता था उसी प्रकार परगना में हम देखते हैं कि राज परिवार के लोग न होकर के एक प्रशासनिक अधिकारी होते थे। यही वजह है कि ये प्रशासनिक अधिकारी कानून व्यवस्था के बनाए रखने के साथ साथ, शांति बनाए रखने के साथ साथ फौजदारी एवं दीवानी मामलों की सुनवाई भी करते थे। यानी कि दे यूज टू हर्ड द केसेस ऑफ फौजदारी एंड दीवानी। फौजदारी मारपीट की वारदात भी आया करती थी और दीवानी में जमीन जायदाद की चीजें आती थी। लगान वसूल करने का काम भी इन्हीं का होता था। लगान रंजीत सिंह के समय में काफी ज्यादा था, 50% तक था, यानी कि उपज का आधा हिस्सा लगान के रूप में दिया जाता था। लेकिन चूंकि पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र है, धरती बहुत उपजाऊ थी, पंजाब में 5 नदियों के बीच का हिस्सा। लेकिन हम तो देखते हैं कि वो पेशावर तक के क्षेत्र भी था, इसके अंदर में कश्मीर भी था और मुल्तान भी था। तो मुल्तान भी सिंधु नदी के साथ साथ था, उधर भी उपजाऊ हिस्सा था। तो ये इन विशेष क्षेत्रों में 50% और वो क्षेत्र जो पेशावर का क्षेत्र, वहां की लगान की दर कुछ कम रखी गई थी। जिलों के नीचे सब डिवीजन होता था, यानी कि उपखंड होता था। इन उपखंडों को तालुका कहा गया है। तालुक से बना है, तालुका बना है और ये 50 से 100 गांवों के बीच का क्षेत्र होता था।
निसंदेह रूप से भारत की यह प्रारंभ से व्यवस्था रही है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है, और रंजीत सिंह के समय भी ग्राम ही सबसे छोटी इकाई थी, और इसे मौजा कहा गया है। यानी कि सबसे छोटी इकाई मौजा और सबसे बड़ी इकाई प्रोविंस यानी कि प्रांत। रंजीत सिंह के एक मंत्रिमंडल भी हुआ करते थे, और मंत्रिमंडल के सदस्य बहुत ही योग्य होते थे, और योग्य होना स्वाभाविक था कि रंजीत सिंह मंत्रियों के चुनाव में कोई भेदभाव नहीं बरतता था, वह सिर्फ योग्यता को ही आधार मानता था। तो मिनिस्टर्स वेर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और उनकी योग्यता के बदौलत ही रंजीत सिंह ने अपना प्रशासन सुचारू पूर्वक चलाया। रंजीत सिंह के उच्च अधिकारियों और मंत्रिमंडल के अधिकारियों में सभी धर्मों के लोग शामिल थे। फकीर अजीजुद्दीन जो मंत्री हुआ करता था वह बड़ा ही योग्य था, वह एक मुस्लिम था। इसी प्रकार दीवान दीनानाथ भी बड़े ही नामी मंत्री हुआ करते थे। सैनिकों के जो सरदारों के चुनाव में भी वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतता था। रंजीत सिंह राजा होते हुए भी तो बहुत हम्बल था, लेकिन उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि उस पर नजर नहीं ठहरती थी। कहा जाता है कि रंजीत सिंह एक आंख खो बैठा था, लेकिन वह कौन सा आंख खो बैठा था यह उसके मंत्री फकीर अजीजुद्दीन के भी समझ के परे था, क्योंकि उसका व्यक्तित्व की तरफ, चेहरे की तरफ वह देख ही नहीं पाता था, इतना उसका व्यक्तित्व तेज था। रंजीत सिंह फकीरों की भी काफी इज्जत करता था, संतों की भी काफी इज्जत करता था। वह सिंहासन से उतरकर अगर कोई राज दरबार में फकीर आ जाता था तो अपनी लंबी लंबी दाढ़ियों से उनकी जूतियों को वह साफ किया करता था। तो ये उसके हम्बलनेस का, उसके सादगी का और उसके सहज होने का बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब हम उसके सैन्य प्रशासन पर नजर डालते हैं। रंजीत सिंह ने अपनी सेना के बदौलत ही एक छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिवर्तन कर दिया था। इसकी सेना बहुत ही सशक्त थी। ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन समय में एशिया की दूसरी बड़ी शक्ति उसके पास थी, और वह सेना की बदौलत थी। निसंदेह रूप से प्रथम सेना या प्रथम शक्ति अंग्रेजों के पास थी। उसके सेना के 3 खंड थे, 3 सेगमेंट्स थे। पहला था फौज-ए आम, जो सामान्य सेना थी। फौज-ए आम नाम से ही पता लगता है, सामान्य सेना, नॉर्मल आर्मी। इसके 3 प्रमुख भाग थे। पहला इन्फेंट्री यानी कि पदाती, दूसरा कैवेलरी, पदाती पहला इन्फेंट्री पदाती, दूसरा कैवेलरी अश्वारोही, और तीसरा आर्टिलरी। इसका तोपखाना, बंदूक, आतिशबाजी के आर्टिलरी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो
फौज खास था, निसंदेह रूप से यह खास था। यह विदेशियों की मदद से कायम था और इसका नेतृत्व करता, जो इसके सेना नायक थे, कमांडर थे, वो यूरोपीय थे। ये दो यूरोपीय सेना नायकों, जनरल वेंतूरा और जनरल एलार्ड के सेनापतित्व में काम करता था और इसके अंतर्गत 4 इन्फेंट्री बटालियन थे, 2 कैवेलरी यानी कि 4 पदाती, 2 अश्वारोही और 24 टैंक थे। इनके नेतृत्व में फौज खास में 24 टैंकों की थी और इनका जो डिसिप्लिन का और जो कमांड देने का जो वर्ड होता था वह फ्रेंच वर्ड था। यानी कि फ्रांसीसियों के प्रभाव निसंदेह रूप से इस यूरोपीय सेना के जो रंजीत सिंह के सेना का अंग थी, वह फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग के द्वारा इनका डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता था। इनका ड्रिल जो होता था वह ड्रिल इसी फ्रांसीसी शब्दों का प्रयोग करके किया जाता था। एक और थी, वह थी फौज बेकवायद। यह डायरेक्ट रंजीत सिंह के यानी कि राजा के नियंत्रण में थी और इसके अंतर्गत कैवेलरी फोर्स थी। जैसे हमारे यहाँ आज की तारीख में राष्ट्रपति का अंगरक्षक दल होता है, उसमें सिर्फ घुड़सवार सेना ही होती है, उसी तरह रंजीत सिंह के पास जो कैवेलरी फोर्स था वह राजा की सुरक्षा के लिए था और वक्त पर युद्ध में भी काम आता था। ये चुने हुए सैनिकों का दल होता था। जिस तरह हमारे राष्ट्रपति के जब अंगरक्षक दल होते हैं तो उसमें बिल्कुल चुने हुए सैनिक ही बनते हैं, उसी तरह रंजीत सिंह ने इसके प्रारंभ में ही इस चीज को लागू किया था। तो इस प्रकार रंजीत सिंह की सेना के बारे में हमने देखा और हमने पाया कि रंजीत सिंह एक महान सेना नायक, एक अच्छे प्रशासक और एक कुशल राजा थे और तभी उन्होंने छोटे से राज्य को जब बड़े राज्य बनाया तो राज्य में शांति और सुव्यवस्था बनी रही। प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि बनी रही। वह विद्वानों का कद्र भी करता था, लेकिन कुछ वजह से कुछ विद्वान, आधुनिक विद्वान रंजीत सिंह के शासन को एक कमजोर शासन मानते हैं, विशेष रूप से अंग्रेजों के समक्ष, और मानते हैं कि उसमें दूरदृष्टि का अभाव था। वह अंग्रेजों के समक्ष उसकी नीति झुको और झुको और झुको की थी और यह विशेष रूप से जैन सिन्हा का मंतव्य है। इन प्रकार के विद्वानों का मानना है कि अगर रंजीत सिंह तत्कालीन समय में गोरखों को साथ लेते, नेपालियों को अपने साथ लेते और मराठा सैनिक सरदारों को अपने साथ में लेते तो परिस्थितियां कुछ और होती, अंग्रेज यहाँ पर शायद नहीं टिक पाते। लेकिन इसके बावजूद रंजीत सिंह ने एक लंबे समय तक शासन किया और उसके शासन के पश्चात हम देखते हैं कि बहुत ही जल्द उसकी सरकार की या उसके राज्य की प्रतिष्ठा और शक्ति धूमिल हो गई और इसका वजह था कि आंतरिक मतभेद, आंतरिक संघर्ष परिवार में ही और परिवार के सदस्यों के बीच ही षड्यंत्र शुरू हो गया और निसंदेह रूप से ब्रिटिश इन पर हावी होते चले गए।
और इस प्रकार रणजीत सिंह के पश्चात मात्र 50 वर्षों के अंदर में सिख साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। इस प्रकार आज हमारा रणजीत सिंह चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।